हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको हुक्स लॉ को समझना होगा कि हुक्स लॉ क्या होता है। अब देखो, अगर हम हुक्स लॉ की बात करें तो हुक्स लॉ का टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जो आपका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर है ना, वहां पे आपका स्प्रिंग फोर्स का एक टॉपिक था। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स के ही अंदर बच्चों मैंने आपको हुक्स लॉ भी बताया था, वहां पे भी मैंने आपको हुक्स लॉ पढ़ाया था। चलो कोई नहीं, अगर याद नहीं आ रहा तो यहां पे भी हुक्स लॉ की जरूरत पड़ती है। बिना हुक्स लॉ के आप जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हुक्स लॉ समझना होगा कि हुक्स लॉ क्या होता है। देखो बच्चों, हुक्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को देख लेना अच्छे से। तो बच्चों, हुक्स लॉ क्या कह रहा है? हुक्स लॉ ये कह रहा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, लेकिन बच्चों उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन भी होती है। ये नेसेसरी कंडीशन होती है, स्ट्रेस जो होता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो होता है, लेकिन बच्चों उसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि जिस बॉडी पे स्ट्रेस आ रहा है, जिस बॉडी पे स्ट्रेस और स्ट्रेन आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है बच्चों? फोर्स की वजह से आ रहा है। जब हम बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स की वजह से बॉडी पे स्ट्रेस और स्ट्रेन आता है। समझ रहे हो ना? तो देन बच्चों, वो जो आपने फोर्स अप्लाई किया, उस बॉडी पे जो फोर्स लगाया है, वो फोर्स जो है विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर आपको फोर्स लगाना है। देन बच्चों, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अगर आप फोर्स जो है बच्चों इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लगा देते हो, अगर किसी भी बॉडी में अगर आप फोर्स जो है इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लगा देते हो, देन बच्चों स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। मतलब अगर स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ तब होगा जब आप फोर्स जो है विद इन इलास्टिक लिमिट लगा रहे हो। लेकिन अगर आप इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड फोर्स लगा दोगे किसी बॉडी में, देन बच्चों ये रिलेशन जो है वैलिड नहीं रह जाता। ये जो हुक्स लॉ कह रहा है ना कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, देन ये वैलिड नहीं रह जाता अगर आप बॉडी पे जो फोर्स लगा रहे हो वो अगर इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लगा दोगे तो। देखो मैं समझाता हूं क्या मैं कहना चाह रहा हूं, इस इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है। वैसे अधिकांश सभी बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ नई चीज क्या पता सामने आ जाए अगर मैं यहां पे इसे एक्सप्लेन करता हूं तो। मान लो बच्चों, ये एक थिन वायर है। ठीक है, अब ये थिन वायर है, इस विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है ये मैं समझाने जा रहा हूं। देखो मान लो मैंने यहां पे कुछ फोर्स लगाया। ठीक है, ये मैंने फोर्स लगाया, तो इस फोर्स लगाने से क्या होगा बच्चों? इसका कुछ इलोंगेशन होगा। समझ रहे हो ना? कुछ इलोंगेशन होगा इसका। ठीक है, तो ये इसका डेल्टा एल इलोंगेशन हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे ही मैंने इस फोर्स को यहां से रिमूव किया, मैंने पहले फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से ये इलोंगेशन हुआ। जैसे ही मैंने ये फोर्स को रिमूव किया तो ये बॉडी क्या करेगी? वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ को, ये जो इसकी एल लेंथ थी बच्चों, ये जो इसकी एल लेंथ थी, इस एल लेंथ को, ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करने लग जाएगी। इस ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करने लग जाएगी क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक बिहेवियर है। ठीक है, इसके अंदर इलास्टिसिटी है। तो ये अगर बॉडी बच्चों हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स रिमूव करने पे अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ को कंप्लीटली रीगेन कर देती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने जो ये फोर्स अप्लाई किया है, ये फोर्स जो है विद इन इलास्टिक लिमिट अप्लाई किया है। तो देन बच्चों इस वाले केस में ये जो हुक्स लॉ है, ये हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। देखो यहां पे लिखा है ना, हुक्स लॉ आर ओबेड ओनली फॉर ए स्मॉल स्ट्रेच और कंप्रेशन। मतलब हुक्स लॉ कहां पे ओबेड होता है बच्चों? जहां पे आप जो फोर्स लगाते हो वो विद इन इलास्टिक लिमिट आपको फोर्स लगाना है। मतलब आपको इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड फोर्स नहीं लगाना है, फोर्स बहुत ज्यादा नहीं लगाना है बच्चों। उस फोर्स की वजह से स्मॉल स्ट्रेच होना चाहिए और स्मॉल कंप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ये एक रॉड है, अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगाने से बॉडी पे स्ट्रेस और स्ट्रेन आता है, तो ये कंप्रेस होने लग जाएगी। तो इसमें बच्चों स्ट्रेस भी आएगा, स्ट्रेन भी आएगा। समझ रहे हो ना? तो इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन किसकी वजह से आ रहा है? इस फोर्स की वजह से आ रहा है। लेकिन बच्चों यहां पे जो स्ट्रेच और जो कंप्रेशन है वो आपको स्मॉल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। बहुत ज्यादा भी स्ट्रेच नहीं कराना आपको बॉडी को, क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेच कराओगे तो उसके लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा तो देन बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म कब होती है बच्चों? बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म तब होती है जब आप बॉडी में जो फोर्स लगा देते हो वो बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट लगा देते हो। समझ रहे हो? देन बॉडी क्या हो जाती है? परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। देखो समझाता हूं। देखो यहां पे तो हुक्स लॉ बच्चों ओबे हो रहा है। क्यों हो रहा है ओबे? क्योंकि जैसे ही मैंने ये फोर्स लगाया, ये इलोंगेशन हुआ, यहां से लेकर के यहां तक का इलोंगेशन हुआ। जैसे ही मैंने ये फोर्स रिमूव किया तो बच्चों ये क्या कर रही है? ये वायर क्या कर रही है? अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर दे रही है। वापिस क्या? अपनी उसी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर जाती है। अब हमने क्या किया बच्चों? अब हमने यहां पे कुछ फोर्स बढ़ा दिया। क्या कर दिया? फोर्स मैंने बढ़ा दिया। मान लीजिए 1 न्यूटन का फोर्स था। अब मैंने क्या किया बच्चों? यहां पे अब
मैंने अब क्या किया बच्चों, यहाँ पे F इज इक्वल टू 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब बच्चों अगर मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ इलॉन्गेशन हुआ होगा ना, इलॉन्गेशन हुआ होगा। अब देखो जैसे ही मैं इस फोर्स को रिमूव करता हूं, जैसे ही मैं इस फोर्स को रिमूव करता हूं, अगर अगेन ये बॉडी अगर अपनी इस ओरिजिनल लेंथ को, ये सेम वायर है, ठीक है, ये सेम वायर है, इनका लेंथ इसका भी L है, इसका भी L है, वो मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। अब बच्चों यहां पे मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया था, यहां पे मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो 2 न्यूटन का फोर्स है, ये फोर्स विद इन इलास्टिक लिमिट है कि नहीं है, वही मैं आपको इलास्टिक लिमिट समझाने जा रहा हूं। तो ध्यान बच्चों, अगर जो मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ये फोर्स लगाने पे इसका इतना इलॉन्गेशन हो, अब मैंने अगर इस फोर्स को यहां से रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने पे ये बॉडी क्या करेगी, अपनी ओरिजिनल लेंथ की तरफ वापस जाएगी। अगर ये अपनी ओरिजिनल लेंथ को 100% रीगेन कर देती है, देन बच्चों ये जो फोर्स माना जाएगा, ये फोर्स अगेन विद इन इलास्टिक लिमिट माना जाएगा। तो देन बच्चों यहां पे भी, इस वाले केस में भी क्या होगा, हुक्स लॉ ओबेड होगा। हुक्स लॉ ओबेड होगा मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो थर्ड केस बच्चों, वही चीज अगेन। अब देखो यहां पे भी मैंने क्या किया, यहां पे मान लो मैंने फोर्स क्या किया, फोर्स 3 न्यूटन लगा दिया। अब मैंने जैसे यहां पे कुछ इलॉन्गेशन हो जाएगा, यहां पे कुछ ज्यादा इलॉन्गेशन हो जाएगा, समझ रहे हो ना, यहां पे कुछ ज्यादा इलॉन्गेशन हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये अगर मैं इस फोर्स को रिमूव करता हूं, रिमूव करने पे अगर ये बॉडी अगेन अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर देती है, कंप्लीटली रीगेन कर देती है, तो ये वाला फोर्स भी क्या माना जाएगा, विद इन इलास्टिक लिमिट माना जाएगा। तो इस वाले केस में भी बच्चों ये जो हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ ओबेड माना जाएगा। ओबेड माना जाएगा मतलब हुक्स लॉ यहां पे फॉलो हो रहा है। तो इन तीनों ही केसेस में बच्चों स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। लेकिन अब चौथा केस भी मैं समझा देता हूं आपको। मान लो यहां पे मैंने कुछ फोर्स लगाया बच्चों, बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया मान लो, तो यहां पे क्या हुआ, इलॉन्गेशन हुआ। क्या हुआ, इलॉन्गेशन हुआ। अब मैंने इस फोर्स को जैसे ही रिमूव किया, तो ये बॉडी के अंदर, इसका बॉडी ने क्या किया, ये वापस तो जाने लगा, लेकिन बच्चों इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी, अपनी ओरिजिनल लेंथ को ये 100% रीगेन नहीं कर पाया। मतलब कुछ हद तक ये डिफॉर्म रह गया, कुछ हद तक यहां पे डिफॉर्म रह गया। देखो बच्चों यहां पे जब हमने फोर्स रिमूव किया था, तो इसने अपनी तीनों ही केसेस में अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर दिया था, ये डिफॉर्म नहीं थी बॉडी। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमने फोर्स बढ़ाया, तो यहां पे इलॉन्गेशन बहुत ज्यादा हो गया था। तो इलॉन्गेशन ज्यादा होने से क्या हुआ बच्चों, जैसे हमने इस फोर्स को रिमूव किया यहां से, तो ये बॉडी क्या करती है, इसके अंदर इलास्टिक बिहेवियर है, तो वापस भागेगी, मतलब अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करेगी। लेकिन बच्चों हमेशा बॉडी ऐसा नहीं करती है। अगर आप कंटिन्यूअसली फोर्स बढ़ाते रहोगे तो उसका एक इलास्टिक लिमिट भी होता है, लेकिन अगर उसके इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड अगर आप फोर्स लगा दोगे, देन बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। तो ये बॉडी भी क्या करेगी, थोड़ा सा लेंथ को रीगेन करेगी। मान लो यहां से लेकर के यहां तक इसने अपनी लेंथ को रीगेन किया यहां तक, लेकिन बच्चों इसका ओरिजिनल लेंथ तो ये वाला था, ये इसका ओरिजिनल लेंथ था। तो अभी यहां तक ये डिफॉर्म हो ही रखी है, फोर्स हमने यहां से रिमूव कर दिया, लेकिन अभी भी ये डिफॉर्म हो रही है। तो यहां पे बच्चों ये वाली जो कंडीशन है, यहां पे जो है आपका जो है हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। यहां पे हुक्स लॉ आर नॉट ओबेड, यहां पे हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। कहने का मतलब यहां पे ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया बच्चों, ये बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट अप्लाई किया है। तो जहां पे फोर्स बच्चों बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट हो जाएगा, वहां पे हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। तो यहां पे बच्चों स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहां पे स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन यहां पे इन तीनों केसेस में जो है स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको। जैसे देखो स्ट्रेस, यहीं पे बता देता हूं। देखो स्ट्रेस क्या होता है आपका, स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। देखो जब मैंने आपको स्प्रिंग फोर्स पढ़ाया था ना, वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर, वहां पे की मैं थोड़ी एक चीज याद दिला रहा हूं आपको। तो देखो बच्चों स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन क्या होता है आपका, डेल्टा एल अपॉन एल। अगर आप ये एल लेंथ का वायर कंसीडर कर रहे हो तो ठीक है। तो ध्यान बच्चों क्या होता है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या हो जाएगा, इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये elongation, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू elongation। तो बच्चों अगर मान लो कोई वायर है, ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई वायर है अगर बच्चों, और इस पे ये यहां सीलिंग से बंधा हुआ है, यहां से सीलिंग से फिक्स है, इस पे अगर मान लो बच्चों आपने कुछ फोर्स लगाया, क्या लगाया आपने, फोर्स लगाया, ठीक है। तो यहां पे फोर्स लगाने से कुछ इलॉन्गेशन होगा ना। तो देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलॉन्गेशन है डेल्टा एल। मान लो अगर आपने कुछ फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या हुआ, डेल्टा एल का इलॉन्गेशन हुआ। अब आपने दूसरे केस में क्या किया, 2 टाइम्स फोर्स कर दिया, फोर्स क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। तो ये फोर्स लगाने, मान लो ये वाला फोर्स भी क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट है। तो ध्यान क्या होगा बच्चों, ये तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेल्टा एल है। तो बच्चों अगर फोर्स आप 2 टाइम्स कर दोगे तो इलॉन्गेशन भी 2 टाइम्स ही हो जाएगा, समझ रहे हो।
अगर फोर्स आपने 3 टाइम्स कर दिया, मान लो ये वाला फोर्स 3 टाइम्स कर दिया, तो और ये वाला फोर्स भी अगर विद इन इलास्टिक लिमिट है, मतलब इसके इलास्टिक लिमिट के अंदर है अगर, तो देन बच्चों ये जो इलोंगेशन होगा ये भी क्या होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से बच्चों ये स्ट्रेस भी क्या होता है, मान लो जैसे ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है और ये आपका स्ट्रेन है, ये आपका स्ट्रेन है। अब मान लो स्ट्रेस, अगर आप फोर्स जो है बच्चों विद इन इलास्टिक लिमिट अगर लगा रहे हो, तो स्ट्रेस मान लो आपने 2 टाइम स्ट्रेस कर दिया, स्ट्रेस को दुगना कर दिया, तो स्ट्रेन भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे फोर्स से ये वाला स्ट्रेस आया, ये वाला स्ट्रेन आया, तो इस वाले फोर्स से आपने दुगना फोर्स किया, तो यहां पे क्या हुआ, स्ट्रेस सॉरी स्ट्रेस भी दुगना हो गया, स्ट्रेन भी दुगना हो गया, समझ में आ रहा है। अब यही वाला जो फोर्स था इस वाले फोर्स से स्ट्रेस भी 3 गुना हो जाएगा, तो स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बच्चों ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ वैलिड तब होता है जब आप जो फोर्स लगा रहे हो, उस वायर पे जो फोर्स लगा रहे हो, बॉडी पे जो फोर्स लगा रहे हो, वो विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए बच्चों। फोर्स इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, मतलब आपको बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, स्मॉल स्ट्रेच और स्मॉल कंप्रेशन होना चाहिए, देन बच्चों हुक्स लॉ ऑबेट होता है। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है इतना। अब देखो क्या करते हैं, इससे आगे क्या करेंगे, देखो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता ही है बच्चों, लेकिन इतना तो आपको फिजिक्स में पता ही होगा कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर मैं हटाता हूं तो यहां पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। इतना तो सभी बच्चे जानते हैं। इनटू यहां पे क्या आ जाएगा, ये स्ट्रेन आ जाएगा। देन बच्चों ये कांस्टेंट कितना हो जाएगा, कांस्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्ट्रेन, स्ट्रेन सॉरी मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूं, कांस्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन हो जाएगा। तो बच्चों ये जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट क्या होता है, इसी को तो इलास्टिसिटी बोला जाता है। ये जो कांस्टेंट है ना, यही क्या है, इलास्टिसिटी है। अरे यही इलास्टिसिटी क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। मॉडुलस से कंफ्यूज मत होना, मॉडुलस का मतलब, मॉडुलस पता तो है सब बच्चों को, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। भाई मॉडुलस का साइन ये वाला नहीं होता जैसे 5 ये किनारे मॉडुलस लगा रखा है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब इस इलास्टिसिटी का मैग्नीट्यूड है, मतलब इसका वैल्यू है। तो इस कांस्टेंट मतलब इलास्टिसिटी, हमने क्या किया, इस स्टील वायर का, मान लो कोई वायर है, इसका हमने इलास्टिसिटी निकाला है, ठीक है। ये इसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो ये क्या होता है आपका, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है। तो ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया बच्चों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये हमने कैसे डिराइव किया, हुक्स लॉ की हेल्प से डिराइव किया। किसकी हेल्प से डिराइव किया, हुक्स लॉ की हेल्प से डिराइव किया। अब देखो बच्चों ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इसे ई, इसका इस ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी मतलब ई, इसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है। तो ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ओके, समझ में आ रहा है इतना। अब देखिए इससे आगे क्या करेंगे। अब देखिए बच्चों फिर मैं दोबारा से एक और चीज बता देता हूं, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन तो होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है बच्चों जब जब क्या है, आप जो फोर्स अप्लाई किया आपने वो विद इन इलास्टिक लिमिट किया है। तो जब भी हमें किसी मटेरियल का या किसी स्टील की वायर का या किसी भी मटेरियल की वायर का जब भी हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना होता है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन लाना होता है बॉडी में, तो हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना होता है। तो फोर्स आपको इस तरीके से अप्लाई करना है कि वो विद इन इलास्टिक लिमिट हो। देन उस केस में बच्चों जो भी इलास्टिसिटी आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, मतलब सही आएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप फोर्स बहुत ज्यादा लगा दोगे तो वो इलास्टिसिटी की जो वैल्यू आएगी वो रॉन्ग आएगी, ठीक है, वो सही नहीं मानी जाएगी। तो हुक्स लॉ जो है आपका सिर्फ और सिर्फ विद इन इलास्टिक लिमिट ही क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है। मतलब ये जो हुक्स लॉ ने जो रिलेशन दे रखा है, ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ वैलिड कब है, विद इन इलास्टिक लिमिट। जब आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो विद इन इलास्टिक लिमिट अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए कंडीशन ये होती है, जब हम विद इन इलास्टिक लिमिट फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे जो बॉडी में जो स्ट्रेच या कंप्रेशन जो आता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में आता है, छोटा सा ही स्ट्रेच आता है या छोटा सा ही कंप्रेशन आता है बॉडी में, ठीक है। अब देखो एक और चीज बताता हूं बच्चों, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, ठीक है। बच्चों जो बॉडी का जो नेचर है ना उस पर डिपेंड करता है, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, ठीक है। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों। डायमेंशन का मतलब क्या हो जाता है, लेंथ हो जाता है या ब्रेथ हो जाता है, ठीक है, या ब्रेथ हो जाता है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाता है। हो सकता है अभी कुछ बच्चों को ये लाइन समझ में नहीं आ रही होगी, अभी समझाता हूं इसका मतलब क्या है।
देखो इसका मतलब यह है बच्चों, जैसे ये एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, मान लो ये स्टील का वायर है, ये एक वायर है, ये आयरन का वायर है, ठीक है, ये आयरन का वायर है, ये मान लो ये कॉपर का वायर है। तो तीनों का नेचर क्या है, अलग अलग है ना, तो तीनों का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लिखा है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, अगर इनका नेचर ऑफ मटेरियल अलग अलग है, तीनों का नेचर अलग अलग है, ठीक है, ये स्टील है, ये आयरन है, ये कॉपर है, तीनों का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन लिखा है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ ब्रेथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब यह है बच्चों, जैसे मान लो ये स्टील की वायर है, मान लो इसकी लेंथ 1 मीटर है, अब मैंने दूसरी एक सेम उसी मटेरियल की एक स्टील की वायर ले ली और इसका लेंथ मैंने ले लिया 2 मीटर, कितना ले लिया, 2 मीटर ले लिया, तो इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, लेकिन दोनों का बच्चों जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो सेम होगा, क्योंकि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ ब्रेथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे या इस लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। भले इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप चेंज कर दीजिए, अगर ये दोनों सेम मटेरियल हैं तो दोनों का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें बच्चों, E इज इक्वल टू क्या है आपका, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, E इज इक्वल टू क्या है आपका, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। अब मैंने स्ट्रेन के बारे में आपको बताया था, याद आ रहा होगा कि इसका कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। स्ट्रेस का क्या यूनिट होता है बच्चों, स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम पास्कल भी बोलते हैं। तो बच्चों जो स्ट्रेस का एसआई यूनिट होगा वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी एसआई यूनिट होगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे पास्कल भी बोला जाता है, ठीक है, इसे पास्कल भी बोला जाता है। तो प्रेशर जो ये जो बच्चों स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है, याद आ रहा होगा कुछ, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है, एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एसआई यूनिट है, ओके। अब देखिए बच्चों एक और चीज बताता हूं, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लार्जर इज इट्स इलास्टिसिटी। मान लो किसी भी कोई भी मटेरियल है, उस दो मटेरियल आपको दे रखे हैं, उन दो मटेरियल में से जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर होगा उसके अंदर इलास्टिसिटी भी क्या होगी बच्चों, लार्जर होगी। अब देखो एक और चीज बताता हूं, कई बच्चे मुझसे एक सवाल पूछते हैं, मतलब जब भी मैं पढ़ाता हूं बच्चों को तो बच्चे एक चीज पूछते हैं, स्टील और रबड़ में कंफ्यूजन रहता है। स्टील और रबड़, जैसे स्टील के लिए बोला जाता है ना, स्टील के लिए बोला जाता है कि मोस्ट इलास्टिक मटेरियल, और लेकिन रबर जो है, रबड़ मोस्ट इलास्टिक नहीं है, स्टील कहीं ज्यादा मोस्ट इलास्टिक है इस रबड़ के कंपैरिजन में। लेकिन रबड़ देखा होगा, हम रबर को ऐसे खींचते हैं छोड़ते हैं तो बहुत तेजी से वापस जाता है, अपनी ओरिजिनल लेंथ को बहुत जल्दी रीगेन करता है, ठीक है। तो लेकिन स्टील को जो है सबसे ज्यादा मोस्ट इलास्टिक बताया गया है। ऐसा क्यों बताया गया बच्चों, बिल्कुल स्टील ही मोस्ट इलास्टिक होता है। देखो मान लो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे ये स्केल है ना, ये स्केल है, मान लो मैंने इसे स्टील का स्केल है, मान लो ये स्टील का स्केल है। अब मैंने क्या किया, इसे ऐसे ऐसे बैंड किया। अब मैंने क्या किया, देखो यहां से ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं जिसकी वजह से बैंड हो रहा है, इस फोर्स को रिमूव किया तो ये बहुत तेजी से यहां वापस आया, ठीक है। तो इसके जो वापस आने का, देखो इसने जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को जो रीगेन किया, बहुत तेजी से रीगेन किया। लेकिन अगर मैं रबड़ का यही स्टील बनाता और उसे ऐसे डिफॉर्म करता फोर्स लगा के, फिर जब अगर मैं फोर्स को यहां से रिमूव करता तो ध्यान, ये रबड़ का भी वापस तो आ जाता, लेकिन उतनी तेजी से वापस नहीं आता जितनी तेजी से स्टील आता। समझ रहे हो। अब देखो एक और एग्जांपल से बताता हूं बच्चों, आपके क्या होते हैं, पिलर होते हैं ना, देखो आपके जो पिलर होते हैं जिनके ऊपर बसेस चलती हैं, जैसे ये पिलर है, ये पिलर है, इसके ऊपर ब्रिज है, ठीक है, इस तरीके से ब्रिज है ये, ठीक है, स्लैब है, इसके ऊपर बसेस चलती हैं। तो आपने नोटिस किया होगा जब यहां से बस क्रॉस करती है, पुल से बस क्रॉस करती है, तो पुल जो है आपको हिलता हुआ महसूस होता है। क्या होता है, हिलता हुआ महसूस होता है। लेकिन बच्चों इसी पुल को अगर आप यहां से खड़े होकर के देखोगे, बाहर से खड़े होकर के देखोगे, तो ये पुल आपको हिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब आप पुल में खड़े हो जाते हो तो ध्यान, यहां से जब बस क्रॉस करती है तो आपको ये पुल हिलता हुआ दिखाई देता है। तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बच्चों जब बस क्रॉस की होगी तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो ये पुल क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट करता है ना, आपको हिलता हुआ महसूस होता है। तो बच्चों ये पुल जो है हल्के हल्के थोड़ा ना वाइब्रेट करता है, ऐसे हल्के हल्के थोड़ा ना वाइब्रेट करता। बच्चों ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है, बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है, जो कि आप कितनी तेजी से इसने वाइब्रेशन किया उसे आप काउंट नहीं कर सकते। ये एक सेकंड में बहुत बार वाइब्रेट कर गया होगा, बहुत ज्यादा बार वाइब्रेट कर गया होगा, इसीलिए आपको ये पुल हिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये वाइब्रेट क्यों कर रहा है, क्योंकि स्टील के अंदर बच्चों सबसे ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये जो पुल होता है, ये जो पुल है ना, इसके अंदर इलास्टिक लगा हुआ है, सॉरी इसके अंदर क्या लगा हुआ है, स्टील लगा हुआ है। मैंने आपको बताया तो था कि जो ब्रिज होते हैं बच्चों, ब्रिज किससे बने हुए होते हैं, वो इलास्टिक स्टील और कंक्रीट से बने हुए होते हैं, उसका मिक्सचर होता है।
तो जब यहां से बस जाएगी तो ये कंप्रेस होगा, ये जो पिलर है ये क्या होगा, कंप्रेस होगा, ये जो पिलर है ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो ये बहुत तेजी से क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टील जो होता है, स्टील जो होता है बच्चों, रबड़ के कंपैरिजन में ज्यादा इलास्टिक होता है, बहुत ज्यादा स्टील जो है इलास्टिक होता है। ओके, अब देखिए, अब है आपका टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है बच्चों, देखो जैसे आपका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, देखो इसके टाइप्स ये लिखे हुए हैं। देखो एक है आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बच्चों ये बस नाम अलग है, ये भी आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही है, बस इसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला गया है। ये भी आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बस इसे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला गया है। और इसे ये भी आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसे शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला गया। क्यों बोला गया बच्चों, इन्हें अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं, क्योंकि बच्चों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन था। कुछ याद आ रहा है, अभी पीछे बताया था, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो बच्चों स्ट्रेस भी कई टाइप के होते हैं, स्ट्रेन भी कई टाइप के होते हैं, तो इसीलिए बच्चों ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये भी कई टाइप के होते हैं, ये भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब देखो बच्चों यहां पे सबसे पहले ये जो यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स, देखो एक तरीका बताता हूं याद करने का। अगर बॉडी पे फोर्स लगाने पे अगर बॉडी का लेंथ चेंज हो रहा है, बॉडी पे मान लो आपने फोर्स लगाया और उसका अगर लेंथ चेंज हो रहा है, जैसे यहां पे ये एक स्टील की मान लो एक वायर है, इस पर आपने ये फोर्स अप्लाई किया तो इसका इलॉन्गेशन होने लगता है ना, क्या होता है इसका इलॉन्गेशन होने लगता है, तो इसका लेंथ चेंज होने लगता है। लेंथ चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, कुछ भी हो, पर लेंथ चेंज हो रहा है ना। तो देन इस वाले केस में जो आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बच्चों जो कैलकुलेट करोगे ना, उसे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे। एक लर्न करने का तरीका बता। अब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसे कहते हैं बच्चों, अगर बॉडी का बच्चों वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अगर बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब देखो जब बच्चों मैंने आपको हाइड्रोलिक स्ट्रेस हाइड्रोलिक स्ट्रेन के बारे में बताया था, ये मान लो कोई स्फेरिकल बॉडी है, उसे आपने लिक्विड के अंदर डिप कर दिया, सबमर्ज्ड कर दिया, उसके अंदर डाल दिया, उसे डुबो दिया, तो देन बच्चों उसका वॉल्यूम क्या होने लगा, थोड़ा बहुत डिक्रीज होने लग जाता है ना। तो देन बच्चों अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी मान लो डिक्रीज हो रहा है, अगर वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है या वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो उस वाले केस में बच्चों जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है। और जहां पे बच्चों लेंथ चेंज हो रही है, यहां पे तो वॉल्यूम चेंज हो रहा था, जहां पे लेंथ अगर चेंज हो रही है तो उस वाले केस में बच्चों क्या बोलेंगे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे। और जहां पे बच्चों शेप चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, शेप चेंज होगा, बॉडी का शेप चेंज होगा, वहां पे क्या बोलेंगे, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे। तो इसे भी अभी मैं 1 बाय 1 समझाता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो बच्चों ये आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही है, बस इसे नाम दे दिया गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब यह है कि बॉडी पे जो आप फोर्स लगा रहे हो उसकी वजह से उसका लेंथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बस, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। अगेन देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, विद इन इलास्टिक लिमिट, जो आपको फोर्स अप्लाई करना है बॉडी पे वो विद इन इलास्टिक लिमिट अप्लाई करना है। देन यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा बच्चों, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो स्ट्रेन डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है। तो देखो ये स्ट्रेस है, ये डिवाइडेड बाय स्ट्रेन है। तो बच्चों यहां पे ये जो फोर्स लग रहा है, कुछ याद करो, देखो मैंने आपको बताया था स्ट्रेस, मैंने आपको कई प्रकार के स्ट्रेस बताए थे। मैंने आपको बताया था एक आपका नॉर्मल स्ट्रेस होता है, एक आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, एक आपका टेंसाइल स्ट्रेस होता है, तीनों ही सेम स्ट्रेस होते हैं। तो बच्चों यहां पे जो नॉर्मल स्ट्रेस लिखा हुआ है इसे आप टेंसाइल स्ट्रेस भी लिख सकते हो, इसे आप टेंसाइल स्ट्रेस भी लिख सकते हो, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी लिख सकते हो, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी लिख सकते हो। बच्चों यहां पे जो स्ट्रेस लगता है ना, ये जो फोर्स लग रहा है इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो इस फोर्स की वजह से जो यहां पे जो स्ट्रेस आता है उस स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस भी बोला जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस भी बोला जाता है और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोला जाता है। तो आप इस यंग्स मॉडुलस को इसका जो मतलब जो ये जो डेफिनेशन है आप ये भी बोल सकते हो, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है कुछ। अब देखो यंग मॉडुलस के लिए अगर मैं फॉर्मूला डिराइव करूं, इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या हो जाता है बच्चों, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। कुछ याद आ रहा है, स्ट्रेस का फॉर्मूला ऑलवेज क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो हम यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है बच्चों, ऊपर की तरफ क्या लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, ठीक है।
ऐसे ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो जब ये इलोंगेशन करेगा, जब इलोंगेशन रुक जाता है, देन क्या होता है बच्चों, ये फोर्स और ये ऊपर का जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये फोर्स दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, तो कोई से भी, चाहे आप ये वाला फोर्स लो चाहे ये वाला फोर्स लो, दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है बच्चों, आपका स्ट्रेस होता है। क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसे कहते हैं बच्चों, मान लो यहां पे यहां से लेकर के यहां तक इसकी लेंथ का क्या हुआ, ये इलोंगेशन हुआ डेल्टा एल, और ये इसकी यहां से लेकर के यहां तक बच्चों क्या है, ओरिजिनल लेंथ है एल। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाता है, डेल्टा एल अपॉन एल। कुछ याद आ रहा है, ये सारे टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं आपको। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बच्चों, ये वाई देखो, ये यंग मॉडुलस का सिंबल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एफ डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल, और ये ऊपर चल जाएगा आपका एल, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, आप चाहो तो फॉर्मूले रट लो, वैसे रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये तो मैं सब आपको बता चुका हूं। तो इस तरीके से ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। और बच्चों देखो, एल को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, इसे भी डेल्टा एल को भी मीटर में मेजर करते हैं। मीटर मीटर तो कट जाएगा, तो ये इसका जो एसआई यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो एसआई यूनिट होता है बच्चों, इस यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है, और इसे पास्कल भी बोला जाता है, पास्कल, ठीक है। पता होगा प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो भी पास्कल होता है, ठीक है। देखो बच्चों, एक और चीज बताता हूं, ये जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसे जस्ट यंग मॉडुलस भी बोला जाता है, जस्ट यंग मॉडुलस भी बोला जाता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा। अब देखो, ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इसके लिए देखो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ये तो डिक्रीज होगा, ये तो इंक्रीज होगा, ठीक है, वॉल्यूम चेंज होता है। अब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, देखो इसका मैं एग्जांपल यहां पे समझा देता हूं आपको। द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सिंबल जो होता है ये बी से इसे डिनोट किया जाता है। इसे जस्ट आप बल्क मॉडुलस भी बोल सकते हो, इसे बी से डिनोट किया जाता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात की जा रही है तो वहां पे बच्चों ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, यहां पे जो स्ट्रेस होगा और जो स्ट्रेन होगा बच्चों, वो किसकी वजह से होगा, लिक्विड की वजह से होगा, लिक्विड की वजह से होगा। तो मान लो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये लिक्विड है, इसके अंदर आपने ये स्फेरिकल बॉडी सबमर्ज्ड कर दी, मतलब इसके अंदर डुबो दी। तो बाहर से क्या लगेगा बच्चों में, प्रेशर लगेगा, इस प्रेशर की वजह से इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ये लिक्विड क्या कर रहा है, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। लेकिन बच्चों ये फोर्स कैसा लग रहा है, देखो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। तो इस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है बच्चों, इस स्ट्रेस को हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, इस स्ट्रेस को आप नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स कैसा लग रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो जो फोर्स परपेंडिकुलर लगता है उसे नॉर्मल स्ट्रेस भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या होगा, हमेशा याद रखना, तो ये क्या हो जाएगा, तो रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन। तो जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से स्ट्रेस भी होगा। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन सरफेस एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ही तो क्या होता है आपका स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेन क्या होता है, यहां पे देखो स्ट्रेन हुआ है ना, यहां पे क्या हुआ है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था बच्चों कि यहां पे वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, चेंज इन डायमेंशन या चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हो आप, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो बच्चों इसका जो ओरिजिनल डायमेंशन था, मान लो ये जो बॉडी थी स्फेरिकल बॉडी, इसका वॉल्यूम क्या था, v था, इसका वॉल्यूम क्या था, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, v था। और जैसे इसमें ये प्रेशर लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये लिक्विड क्या कर रहा है, इसे कंप्रेस कर रहा है, मतलब प्रेशर लगा रहा है, तो उसकी वजह से बच्चों इसका ये वॉल्यूम क्या हो गया, ये चेंज हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये चेंज इन वॉल्यूम है, ये क्या बच्चों आपका चेंज इन वॉल्यूम है, तो ये डेल्टा वी है, ये क्या है, डेल्टा वी है। लेकिन बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम है। तो जब भी हम ये जो डिक्रीज इन वॉल्यूम है ना, डेल्टा वी जब निकालते हैं तो उससे कैसे निकालते हैं बच्चों, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो देखो फाइनल वॉल्यूम तो ये होगा, ये वाला, और इनिशियल वॉल्यूम बाहर वाला होगा। और ये जो बीच वाला जो वॉल्यूम है ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये डेल्टा वी है, डेल्टा, ये वाला डेल्टा वी। परेशान मत होना, ये जो छोटा सा जो रिंग दिख रहा है ना आपको, ये वाला हिस्सा, ये जो मार्क कर रहा हूं यहाँ पे, ये आपका डेल्टा वी है। अब बाहर वाला जो ये टोटल वॉल्यूम है, ये टोटल क्या है, वी है। और अंदर वाला क्या है, ये बाहर वाला तो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, और अंदर वाला क्या है, ये फाइनल वॉल्यूम है। ये इनिशियल वॉल्यूम और अंदर वाला ये है क्या है, फाइनल वॉल्यूम। तो जब भी हम चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो बच्चों यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम छोटा है, इनिशियल वॉल्यूम बड़ा है, तो ये डेल्टा वी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। डेल्टा वी कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है, डेल्टा वी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी यहाँ पे जब हम डेल्टा वी कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एक और चीज बता रहा हूं मैं,
हाइड्रोलिक स्ट्रेस को हम नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा है, तो कुछ बच्चे कमेंट कर देते हैं कि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, ठीक है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस भी बोला जाता है, और हाइड्रोलिक स्ट्रेन को आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेन को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। तो देन बच्चों B इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला हमेशा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया रहेगा, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा V डिवाइडेड बाय V, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव में आएगा क्योंकि यहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन बच्चों एक चीज बताता हूं, हमें जस्ट यहाँ पे ये जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस नेगेटिव को हटाओ यहां से, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। इस नेगेटिव को हटाओ, ये नेगेटिव साइन तो जस्ट ये शो कर रहा है यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका F अपॉन ए, ये डेल्टा V और ये V ऊपर चल जाएगा। अब देखो एक और चीज बताता हूं बच्चों, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो बल्क मॉडुलस ये F अपॉन ए क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्रेशर हो जाएगा, ये V हो जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा V हो जाएगा। तो ये क्या है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ये क्या है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों, देखो वॉल्यूम ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये चेंज इन वॉल्यूम है, मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम है। तो बच्चों ये जो वॉल्यूम है इसे मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, इसे मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है तो कट जाएगा। तो जो प्रेशर का एसआई यूनिट होगा वही बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी एसआई यूनिट होगा। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है अगेन क्या होता है बच्चों, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसका भी जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसे पास्कल भी बोला जाता है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ही मतलब क्या होता है बच्चों, पास्कल भी होता है, ओके। अब देखो बच्चों यहां पे एक और टर्म आता है कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो ये क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी, ये क्या होता है देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ, इसी का रेसिप्रोकल होता है बच्चों कंप्रेसिबिलिटी, द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स बल्क मॉडुलस, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ। एक्चुअल में समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, आपको कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ होता है। अब कंप्रेसिबिलिटी दिया है तो आप आसानी से जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी निकाल सकते हो, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल ही तो करना है। तो देखो यहां पे जो बच्चों वो होता है, ये जो आपका कंप्रेसिबिलिटी होता है इसे K से रिप्रेजेंट करते हैं। K इज इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला 1 अपॉन ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर मान लो ये अगर कंप्रेसिबिलिटी गिवन है तो आप ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी निकाल सकते हो और देन आगे क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे क्या बच्चों, ये है आपका शियर मॉडुलस। अब देखो शियर मॉडुलस क्या था, कुछ याद आ रहा होगा, मैंने आपको शियरिंग स्ट्रेस शियरिंग स्ट्रेन के बारे में बताया था, याद आ रहा है कुछ। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपको, ये जो शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसे G से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, G से डिनोट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के केस में लेंथ चेंज होती है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के केस में वॉल्यूम डिक्रीज होता है, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के केस में शेप चेंज होता है, ठीक है। तो इसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोला जाता है, तो यहाँ पे देखो बच्चों ये एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। यहाँ पे ये क्यूबिकल ब्लॉक का जो नीचे वाला जो बॉटम फेस है बच्चों ये फिक्स है। ये क्या है, फिक्स है, बॉटम फेस इज फिक्स। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ये जो बॉटम फेस बच्चों ये जो फिक्स होता है इसके पैरेलल जो ऊपर जो ये सरफेस है ना, ये वाला जो सरफेस यहां पे आपको क्या करना है, इस तरीके से टेंजेंशियली फोर्स लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, टेंजेंशियली फोर्स लगाना है इसके सरफेस के अलोंग, ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगाना है। फिर से बता रहा हूं, जो वाला बच्चों सबसे पहली बात, जब भी हम स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड बात करते हैं ना, तो बॉडी पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी कहीं ना कहीं से फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी मूवेबल नहीं होनी चाहिए, मतलब बॉडी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि फ्री टू मूव हो रही है, ग्राउंड में रखी हुई है। अगर ग्राउंड में रखी हुई भी है तो वो फिक्स होनी चाहिए ग्राउंड से। अब देखो मान लो ये ग्राउंड में रखी हुई, तो ग्राउंड में फिक्स हो रही है, ठीक है। मान लो ये सरफेस है नीचे, ये फिक्स हो रही है। अब ये वाला जो हिस्सा है ये फिक्स हो रखा है, ठीक है, बॉटम फेस। तो इसका जो टॉप वाला फेस होगा इसी पे आपको फोर्स लगाना है, ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगाना है। देन बच्चों यहाँ पे क्या होता है, शियरिंग स्ट्रेस भी होता है, यहाँ पे शियरिंग स्ट्रेन भी होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। तो देन बच्चों यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो क्या होता है, देखो द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस
टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। हमेशा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है बच्चों वो तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होता है। बस यहाँ पे ये जो जी है बच्चों, इसे नाम क्या दे दिया गया है, अगर स्ट्रेस की जगह में अगर आप शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन करोगे तो इसका नाम भी क्या हो जाता है, शियरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाता है। बस सिंपल, इसका सिंबल जी है, इसका सिंबल जी है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो शियरिंग स्ट्रेस होता है इसे टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोला जाता है, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोला जाता है। और ये जो शियरिंग स्ट्रेन है, शियरिंग स्ट्रेन को भी आप टेंजेंशियल स्ट्रेन बोल सकते हो, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेन भी इसे बोला जाता है। तो इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है। अब देखो बच्चों, शियरिंग स्ट्रेस क्या था, ये फोर्स, और आप ये फोर्स कहां पे लगा रहे हो, इस वाले सरफेस पे लगा रहे हो, तो इसका सरफेस एरिया, ठीक है। तो शियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या था, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और ये जो शियरिंग स्ट्रेन होता है, शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे ये फोर्स लगाया, ये वाला जो फोर्स लगाया, तो इसकी वजह से ये जो ब्लॉक था ना बच्चों, ये वाला जो इसका ये वाला जो ब्लॉक है ना बच्चों, ये वाला जो वॉल दिख रहा है आपको, ये वाला जो वॉल दिख रहा है इसका प्लेन, ये वाला जो प्लेन दिख रहा है आपको, ये वाला क्या होता है बच्चों, थीटा एंगल, देखो ये बैंड हो गया, ऐसे थीटा एंगल बैंड हो गया, ठीक है, ये थीटा एंगल बैंड हो गया। तो यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्प्लेस हुआ है। तो दिस इज डेल्टा एक्स, यहां से लेकर के यहां तक ये डेल्टा एक्स है। ये वाली जो लेंथ है ये इसकी बॉटम लेयर है, ये इसकी टॉप वाला फेस है, ये बॉटम फेस है। तो यहाँ की जो लेंथ होती है बच्चों ये एल होती है, इसे हमने एल ले रखा है। तो बच्चों ये जो आपका जो शियरिंग स्ट्रेन होता है, शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है आपका, डेल्टा एक्स अपॉन एल होता है। क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन एल होता है। ये मैंने टॉपिक में आपको बता रखा है, ठीक है। अब यहां पे मैं शियरिंग स्ट्रेन एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वहां पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से। तो बच्चों ये जो डेल्टा एक्स अपॉन एल होता है, जब आप इसे सॉल्व करते हो ना, डेल्टा एक्स अपॉन एल, ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, डेल्टा एक्स अपॉन एल जब सॉल्व करते हो आप, तो ये इसकी वैल्यू जो थीटा के इक्वल निकलती है। यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है ना, जो ये रेडियन में बन रहा है, थीटा बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है। ऐसा सिर्फ तब होता है, डेल्टा एक्स अपॉन एल थीटा के इक्वल तब आता है जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स अपॉन किसके इक्वल आता है, थीटा के इक्वल आता है। इसी थीटा को क्या बोला जाता है बच्चों, यही थीटा क्या है आपका, शियरिंग स्ट्रेन है। और यही डेल्टा एक्स अपॉन एल भी क्या है आपका, शियरिंग स्ट्रेन है, ठीक है। तो आप इसे फाइनली ऐसे भी लिख सकते हो, एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय थीटा भी लिख सकते हो। तो आप इसे जी इज इक्वल टू ये एफ अपॉन ए थीटा भी लिख सकते हो। तो ऐसे फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्ट याद रखिए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बस ये याद रखिए, शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन। अगर आपको शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है तो ठीक है, इसे जी बोला जाता है। इसे जो है बच्चों इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोला जाता है, इसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोला जाता है। और इसका जो बच्चों एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट सेम वही होता है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है या जो स्ट्रेस का होता है। तो इसका एसआई यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है, या आप इसे पास्कल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो टॉपिक अब आपका कवर हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। देन बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल वहीं पे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ओके।